किस्से कहानियाँ। शकूरपुर गांव में रुपेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपाली, तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह रूपाली गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। रूपाली उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहाँ से लाई हो रूपाली? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रुपेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। रूपाली और रुपेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रुपेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। ये रुपेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और ये काम रात के अंधेरे में होगा, जब रुपेश और रूपाली गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे रुपेश के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके रुपेश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि यह कोई आवाज न करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन रूपाली नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई।
रुपेश, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ रूपाली? इतनी रात को कौन आएगा? रूपाली ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को रूपाली के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रूपाली, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और रूपाली से कहता है, रूपाली, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और रूपाली रुपेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। रूपाली, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है रूपाली, मैं ध्यान रखूंगा। रुपेश ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर रुपेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह रुपेश के पास पहुंचकर बोलता है, कैसे हो रुपेश भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं, उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद रुपेश घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। ये सोचते हुए रुपेश साहूकार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद साहूकार रुपेश और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर रुपेश ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 150 बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं, उस हालत में बेचेगा? साहूकार की बात सुनकर रुपेश के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। रुपेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी।
बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो साहूकार का प्रिय मित्र था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं। बेचारा रुपेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपना घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रूपाली, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। रुपेश ने सारी बातें रूपाली को सुनाई। सारी बातें सुनकर रूपाली ने अपने पति रुपेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रुपेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर रूपाली बोली, लाओ वो 150 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। रूपाली रुपेश से 150 रुपए लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है। मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना प्रभु। अब तो आप ही का सहारा है प्रभु। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है रूपाली, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। रूपाली ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा, बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। उस रोज भी वह साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही रूपाली की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर साहूकार रूपाली के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपए मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। ये औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। अक्ल तो बहुत जल्द तेरी ठिकाने लगने वाली है साहूकार। क्या सोच रहे हैं हुजूर, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 150 रुपए में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? साहूकार की बात सुनकर रूपाली चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी, आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। रूपाली की बात सुनकर साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर न कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। रूपाली भी अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते रूपाली साहूकार के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था?
शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? मैंने कहा था लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में चाहिए। मतलब मैंने घोड़े समेत लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा घोड़ा भी अब मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ। अभी घोड़ा बांध देती हूँ। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियाँ जिस हालत में थीं, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काट कर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपाली की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपाली जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। अरे टांग के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 10,000 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। रूपाली और साहूकार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। रूपाली ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे मेरी कीमत के साथ साथ इसकी टांग भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलना चाहिए। साहूकार, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही साहूकार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। रूपाली और साहूकार इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो साहूकार का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि रूपाली बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बातें सुनने के बाद सरपंच ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह साहूकार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी साहूकार दे रहा है उसे अतिरिक्त 20,000 रुपए और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। सरपंच ने रूपाली को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50,000 रुपए बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसकी एक टांग काट कर दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ ना कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन साहूकार से कहना पड़ा। साहूकार, कसूर तुम्हारा है।
शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर 50,000 रुपए। यह हमारा फैसला है। मजबूरन साहूकार को रूपाली को 50,000 रुपए और साथ में घोड़ा भी देना पड़ता है। साहूकार से पैसे लेकर खुशी खुशी रूपाली घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति रुपेश को बताती है। फिर रूपाली और रुपेश साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे उधारी के पैसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।